हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने चर्चा कर ली थी कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। इतनी सब बातें हमने कर ली थी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, नदियां पढ़ ली थी हमने। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब, इतनी बड़ी सभ्यता जिसमें लगभग 350 के आसपास नगर हैं, लगभग 350 के आसपास क्या है, नगर हैं। इतनी बड़ी सभ्यता आखिर आई कहां से? आखिर इसका जन्म कैसे हुआ? आखिर इसके निर्माता कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर दिया? अर्थात सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन? और जब इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ना कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो जब भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो इसको हम दो आधार पर बताते हैं। ढंग से समझना, दो आधारों पर इसकी चर्चा करते हैं। एक आधार तो है प्रजातीय आधार पर। कौन से आधार पर? प्रजातीय आधार पर सभ्यता के निर्माता कौन थे। और एक होता है सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर सभ्यता के निर्माता। ढंग से समझते रहना, इजी सी बात है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। रटो, लेकिन पहले समझो और फिर रटो। समझने के बाद जब आदमी रटता है ना, तब रटना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो दो आधारों पर हम हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं की चर्चा करते हैं, प्रजातीय आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर। प्रजातीय आधार क्या होता है? प्रजातीय आधार का मतलब होता है, प्रजाति किसे कहते हैं? देखो भाई, हम सब मनुष्य हैं। पूरे संसार के अंदर अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। और हर क्षेत्र विशेष के अंदर आप देखना, व्यक्ति की शारीरिक संरचनाएं अलग अलग होती है। जैसे चाइना में जाओगे तो वहां पर अलग टाइप के लोग दिखेंगे। भारत में आओगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर आओगे तो आपको अलग टाइप के लोग दिखेंगे। लोग तो है तो मनुष्य ही, परंतु उनका आकार प्रकार बिल्कुल कैसा होगा? अलग होगा। अफ्रीका में जाओगे तो वहां पर आकार प्रकार बिल्कुल अलग होगा। यूरोप में जाओगे तो वहां आकार प्रकार बिल्कुल अलग होगा। तो व्यक्ति, मनुष्यों के शारीरिक आकार प्रकार को निर्धारित करने के लिए ही जो आकार प्रकार जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है। समझ में आ रहा है? विश्व में अनेक प्रकार के प्रजाति के मनुष्य पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के प्रजाति के क्या पाए जाते हैं? मनुष्य पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? हड़प्पा सभ्यता का जब निर्माण किया, हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ, तो उत्खनन के अंदर बहुत सारे नरकंकाल मिले, बहुत सारी खोपड़ियां मिली। कब्रों के अंदर बहुत सारे, कब्रें भी खोद डाली थी, कब्रों के अंदर बहुत सारे नरकंकाल मिले। समझ में आ रही बात आपको? इन नरकंकालों का जब अध्ययन किया गया प्रयोगशालाओं के अंदर, जब इन नरकंकालों का अध्ययन किया गया, और किसी की भी बंद हो गई क्या? जब इन नरकंकालों का अध्ययन किया गया तब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की कब्रों से हमें 4 प्रजाति के नरकंकाल मिलते हैं। कितने प्रजाति के? 4 प्रजातियों के नरकंकाल मिलते हैं। कौन कौन सी वो 4 प्रजातियां थी? तो ढंग से समझना। एक तो थी जिसे कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति, इंग्लिश में इसी को कहते हैं मेडिटेरियंस। क्या कहा जाता है? मेडिटेरियंस कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रजाति अर्थात मेडिटेरियंस, ठीक है। एक मिले कंकाल, एक नस्ल मिली जिसे कहते हैं एल्पाइन। एक और प्रजाति मिली जिसे कहा जाता है मंगोलाइड्स। एक और प्रजाति मिली जिसे कहा जाता है
प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ऐसे करके 4 प्रजाति के कंकाल मिलते हैं, 4 प्रजाति के कंकाल मिलते हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता को जो बसाने वाले लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता को, अरे एक बार तुम वापस जाके, लीला कुमारी आप वापस जाके बाहर निकलकर एक बार वापस अंदर आओ। वापस जब आप अंदर आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सही ढंग से वापस चलता हुआ मिल जाएगा, या रीस्टार्ट कर लो। हमारे पास एक ही तरीका होता है, कंप्यूटर में जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम उसे बंद कर देते हैं और बंद करके फिर चलाते हैं तो सारा काम सही हो जाता है। तो 4 प्रकार की प्रजातियों के कंकाल मिलना ये सूचित करता है, 4 प्रकार की प्रजातियों के कंकाल मिलना ये सूचित करता है कि हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले लोग अनेक प्रजाति के लोग थे। इन 4 प्रजाति के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। लेकिन ध्यान रखना, इनमें सर्वाधिक जो कंकाल मिलते हैं, इनमें सर्वाधिक जो कंकाल मिलते हैं, सर्वाधिक कंकाल कौन से मिलते हैं, सर्वाधिक कंकाल जो है वो भूमध्य सागरीय मिलते हैं। सर्वाधिक कंकाल भूमध्य सागरीय चलते हैं। समझ में आ रही बात आपको? इसका अर्थ ये निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता को बसाया तो अनेक प्रकार की प्रजाति के लोगों ने था, लेकिन इसको बसाने में सर्वाधिक जो योगदान था, वो सर्वाधिक योगदान किनका रहा है, भूमध्य सागरीय लोगों का रहा है। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा इस सभ्यता को बसाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया गया था। अब प्रश्न उठ रहा है कि सांस्कृतिक आधार से क्या मतलब होता है। तो ढंग से समझना, हम सब प्रजातियां तो हम सबकी एक जैसी है मान लीजिए, लेकिन सांस्कृतिक प्रजाति का मतलब होता है देशों का भेद। किसका भेद? देशों का भेद, जाति का भेद, धर्म का भेद, विचारधारा का भेद, इसे कहते हैं सांस्कृतिक आधार। समझ में आ रही बात आपको? सांस्कृतिक आधार कहते हैं इसको। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के लोग दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, भारत और पाकिस्तान के लोग दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, एक ही प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग नहीं है, एक ही प्रजाति के लोग हैं, लेकिन अर्थात प्रजातीय आधार पे तो दोनों कैसे हैं, समान हैं, लेकिन सांस्कृतिक आधार पे दोनों अलग अलग हैं। सांस्कृतिक आधार पे दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। एक भारतीय है और एक पाकिस्तानी है, एक विदेशी है और एक स्वदेशी है। आ गया ना अंतर? तो स्वदेशी और विदेशी का जो अंतर होता है ना, उसको सांस्कृतिक अंतर कहते हैं, उसे प्रजाति अंतर नहीं कहते। उसे कौन सा अंतर कहते हैं? सांस्कृतिक अंतर कहते हैं। और सांस्कृतिक आधार पर, ढंग से समझना, सांस्कृतिक आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं को हम 2 भागों में 2 प्रकार की विचारधाराएं चल रही है। हाँ बिल्कुल, कल्चर अलग अलग है तो 2 प्रकार की विचारधाराएं होती है, 2 प्रकार की विचारधारा प्रचलित है कि सांस्कृतिक आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता है वो विदेशी थे। कौन थे? विदेशी थे। हड़प्पा सभ्यता विदेशियों की देन है। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कहीं विदेशी नहीं थे बल्कि स्वदेशी ही थे। क्या थे? भारतीय ही थे, स्वदेशी ही थे। समझ में आ रही बात आपको? तो ढंग से देखो, सांस्कृतिक आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता या तो विदेशी थे या फिर स्वदेशी थे। अब विदेश से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो ध्यान रखना, यहाँ विदेश से तात्पर्य है, उस समय पर विदेश का अर्थ था अन्य सभ्यता, और उस समय एक सभ्यता थी विश्व के अंदर जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? अबे मैं क्या लिख दिया यार, तुम लोगों के साथ रह रहे कि मैं भी पता नहीं कैसे लिखने लग गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ विदेशी से क्या तात्पर्य है? यहाँ विदेशी से तात्पर्य है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे ना, वो निर्माता या हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण हुआ है, कोई बात नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण हुआ है
वो निर्माण जो है वो विदेशियों की देन है। किसकी देन है? विदेशियों की देन है। और विदेशी में कौन से विदेशी है? मेसोपोटामिया की देन है। इसमें भी दो प्रकार के लोग आते हैं, ध्यान रखना। इसमें भी दो प्रकार के लोग आते हैं। इसमें भी दो प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब मेसोपोटामिया के लोगों से सीखा गया था, मेसोपोटामिया के लोगों से सीखा गया था, ज्ञान लिया गया था। भारतीयों ने ही की थी सभ्यता का विकास, तो भारतीयों ने ही किया था, परंतु मेसोपोटामिया के प्रभाव से किया था। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया का प्रभाव था। इस प्रभाव से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया का प्रभाव नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया के लोग ही भारत में आए थे, और भारत में आके उन्होंने क्या किया था? इस सभ्यता का विकास किया था। समझ में आ रही बात आपको? अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही, विदेशियों ने ही क्या किया था? विदेशियों ने ही इस सभ्यता का विकास किया था। क्या मतलब हुआ, जरा समझाओ। तो मैं समझा देता हूं एक बार आपको, और इस विचारधारा को समझा देता हूं मैं ढंग से। मान लीजिए छोड़ो इसको, तो ये एरिया था हड़प्पा सभ्यता का एरिया। कौन सा था? बेसिकली ये वाला एरिया था। इसके आगे ये अफगानिस्तान आ गया, इसके आगे ये ईरान आ गया, और इसके आगे ये इराक है। और इस इराक को ही क्या कहा जाता है? इराक को ही उस समय पर मेसोपोटामिया कहा जाता है। क्या कहा जाता था? इराक को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? इराक को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। इराक को ही क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब ढंग से समझना। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के निवासी कहाँ गए? मेसोपोटामिया गए, और यहां से यहां पर पूरी नगरीय सभ्यता थी। यहां पर ये कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और इन लोगों ने नगरीय सभ्यता को सीखा, और सीख के वापस कहां पर आए? भारत में आए। और भारत में आके ठीक वैसे ही नगरों की स्थापना की, जैसे नगरों की स्थापना ये क्या करके आए थे? ये मेसोपोटामिया में देख के आए थे। अर्थात सभ्यता का निर्माण तो भारतीयों ने ही किया है, लेकिन ये किससे सीख के किया है? मेसोपोटामिया से सीख के किया है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है वो मेसोपोटामिया के प्रभाव से हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जबकि दूसरी विचारधारा क्या कहती है? जो ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया से सीखा नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया के लोग ही, यहाँ के लोग ही किसी भी कारण से कहां पर आए? भारत में आके बस गए। किसी भी कारण से भारत में आके बस गए। व्यापार के उद्देश्य से मान लीजिए, पशुपालन के उद्देश्य से मान लीजिए, ये सारा एरिया तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा। तो ये लोग चलते फिरते यहाँ आकर बस गए। यहाँ आकर बस गए, व्यापार वाणिज्य किसी भी उद्देश्य से यहाँ पर आकर क्या कर दिए? बस गए। और बसने से तो जैसे ही वहां से ये लोग यहाँ पर आके बसे, तो इन्होंने क्या किया? जैसी सभ्यता का ही विकास कहां पर कर दिया? भारत में कर दिया। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ढंग से समझना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बड़े आसानी से समझ सकते हो आप कि वो लोग जो ये मानते हैं कि साहब हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया तो भारत के लोगों ने ही था, लेकिन किससे सीख के किया था? मेसोपोटामिया के प्रभाव से किया था, वहां से सीख के किया था। ये कहने वाले दो तीन लोग हैं। एक तो है स्वयं जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल महोदय। एक तो स्वयं कौन है? जॉन मार्शल है। दूसरा कौन है? दूसरे हैं गॉर्डन चाइल्ड।
और तीसरे हैं एक और व्यक्ति जो भारत के ही हैं, जिनका नाम है HD साकलिया। HD साकलिया। ये 3 लोग हैं जो ये कहते हैं कि कहाँ के लोग, भारत के लोग कहाँ पर गए, मेसोपोटामिया गए व्यापार आदि के उद्देश्य से, और फिर वहां से सीख कर कहाँ पर आए, भारत में आए। तो भारत के अंदर उन्होंने जो वहां से सीखा था वैसे के वैसे नगरों का निर्माण कहाँ पर कर दिया, अपने देश में भी कर दिया। समझ में आ रही बात आपको। और विदेश, वो लोग जो ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग ही भारत में आए थे और उन्होंने ही अपने जैसी सभ्यता का, क्या बोल रहे हो, कहां से दोबारा बताऊं, दोबारा समझा दूंगा, पहले सुन लो, पहले मेरी ये बात सुन लो। मेसोपोटामिया के लोग ही भारत में आए और भारत में आके उन्होंने अपने जैसे नगरों की स्थापना कहां पर कर दी, भारत में कर दी। समझ में आ रही बात। ये जो कहने वाले लोग हैं ये केवल एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है मार्टिमर व्हीलर। 2 लोग नहीं है ये, मार्टिमर व्हीलर। ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता, इसने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का ही क्या है, मेसोपोटामिया का ही एक उपनिवेश है। क्या है, एक उपनिवेश था, एक उपनिवेश था। उपनिवेश किसे कहते हैं, जब भी कहीं किसी एक देश के लोग किसी दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार आदि किसी भी उद्देश्य से जब वहां पर जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, तो वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को उपनिवेश कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड के लोग बाग भारत में आके बस गए थे, इंग्लैंड के लोग बाग अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो काय के लिए गए थे, व्यापार वाणिज्य के लिए गए थे। तो भारत और अमेरिका इंग्लैंड का क्या बन गया था, उपनिवेश बन गया था। क्या बन गया था, उपनिवेश, बोले तो कॉलोनी बन गए थे। उपनिवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलोनी। जैसे जयपुर के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज बसी हुई है, और ध्यान रखना कॉलोनीज में कौन आकर बसे हैं, जो बाहर गांव के अंदर जो लोग रहते थे, दूसरे स्थानों पे जो लोग रहते थे, वो लोग जयपुर के बाहर उन्होंने क्या बना लिए, अपने रहने के स्थान बना लिए, और उन स्थानों को ही क्या कहा जाता है, कॉलोनी कहा जाता है। समझ में आ रही बात आपको। तो कुल मिला के मेसोपोटामिया के लोग भारत में आए और भारत में आके उन्होंने अपने ही जैसी सभ्यता का विकास कहां पर कर दिया, भारत में कर दिया। समझ में आ रही की बात आपको, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि ये लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के प्रभाव से या मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। ये कहने के पीछे आधार क्या है, तो ढंग से समझना, आधार बता रहा हूं मैं। ये कहते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा आधार है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में, इसमें हड़प्पा सभ्यता में, इन दोनों सभ्यताओं में बहुत सारी क्या है, समानताएं। दोनों में बहुत सारी क्या है, दोनों में बहुत सारी समानताएं। और इन समानताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि या तो मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से सीखा था नगर बनाना, या ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया से सीख लिया नगर बनाना। अब ये कौन तय करेगा, ये कैसे तय होगा, तो ध्यान रखना, जो पहले आया था, जो बाद में आया था, उसी ने तो पहले आने वाले से सीखा होगा। और बाद में कौन आई थी, बाद में आई थी हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से लगभग 1500 साल पहले बस गई थी, और हड़प्पा सभ्यता जो है वो बाद में लगभग 1000 साल बाद में बसी थी। तो बड़ा भाई कौन हुआ इनमें से, बड़ा भाई हुआ मेसोपोटामिया, और छोटा भाई कौन हुआ, वो हुआ हड़प्पा सभ्यता। अब बड़ा भाई छोटे भाई से थोड़े नहीं सीखता है,
बल्कि छोटा भाई बड़े भाई से सीखता है। अनुसरण कौन किसका करता है? छोटा बड़े का अनुसरण करता है। बाद में आने वाला पहले आने वाले का क्या करता है? अनुसरण करता है। तो वही बात है यहां पर। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों से सीखा था किसने? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। इसीलिए दोनों के बीच में क्या आई थी? समानता थी। क्या थी समानता? समानताएं समझना। पहली समानता ये है, ये दोनों इतिहासकार बोलते हैं कि ये सारे के सारे इतिहासकार कहते हैं कि देखो, दोनों सभ्यताएं जो थी, कौन कौन सी? मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता, दोनों की दोनों सभ्यताएं जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोनों ही स्थानों पर कांसे के उपकरण, कांसे के बर्तन मिलते हैं। समझ में आ रही बात? ये कहते हैं दोनों ही सभ्यताएं जो थी वो दोनों की दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं थी। ये समानताएं बता रहा हूं मैं, दोनों की दोनों कैसी थी? नगरीय थी। साथ में ये भी कहा जाता है कि दोनों में जो भवन थे ना, वो भवन ईंटों से बने हुए थे। किससे निर्मित थे? ईंट निर्मित थे। दोनों में भवन जो थे वो किससे निर्मित थे? ईंट से निर्मित थे। दोनों ही जगहों पर कुबड़दार बैल को महत्व दिया जाता था। दोनों स्थानों पर कुबड़दार बैल का महत्व था। कुबड़दार बैल का महत्व था। यानी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर भी, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर भी हमें क्या मिलते हैं? कुबड़दार बैल के चित्र मिलते हैं। ठीक वैसे के वैसे कुबड़दार बैल के चित्र हमें कहां से भी मिलते हैं? मेसोपोटामिया के भी मोहरों और बर्तनों से चित्र मिलते हैं। समानता है दोनों के अंदर। दूसरी बात हो रही है बर्तन की ही, तो मैं बता देता हूं कि दोनों में चाक निर्मित बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। कौन से बर्तनों का प्रयोग? चाक निर्मित बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। यह भी समानता है। समझ में आ रही बात? यह भी समानता मिलती है कि दोनों ही स्थानों पर कृषि और व्यापार प्रधानता थी और बाद में ये लोग व्यापार भी करते थे। कृषि और व्यापार दोनों करते थे। ये कहते हैं कि दोनों ही स्थानों में व्यापार में मोहरों का प्रयोग किया जाता था। किनका प्रयोग किया जाता था? मोहरों का प्रयोग किया जाता था। ऐसी बहुत सारी समानताएं बताते हैं। अब तेरी क्लास नहीं चल रही निशा सिरोरिया, बाकी की तो चल रही है ना। अरे बाकी की तो चल रही है ना, तो तुम भी वही करो निशा सिरोरिया। क्या जो, अरे भाई बताना क्या नाम था तेरा लड़की? क्या नाम था? लक्ष्मी था? क्या नाम था? लीला बताना कि तुमने क्या किया था, वही निशा कर लेगी। ठीक है ना? दोनों ही स्थानों पर व्यापार और व्यापार में मोहरों का प्रयोग किया जाता था। समझ में आ रही की बात आपको? ये सारी की सारी समानताएं थी। और इन समानताओं के आधार पर ही जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, एच.डी. सांकलिया आदि इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने ये सब चीजें जो थी ना, ये सब चीजें कहां से सीखी थी? ये सब चीजें मेसोपोटामिया से सीखी थी। तो या तो मेसोपोटामिया के लोग भारत में आ गए थे, ठीक है ना, या तो मेसोपोटामिया के लोग भारत में आए थे, या ये है कि भारत के लोग मेसोपोटामिया से सीख कर आए थे। दोनों में से एक बातें हो सकती है। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन ध्यान रखना, आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने एच.डी. सांकलिया साहब, जॉन मार्शल साहब, मार्टिमर व्हीलर साहब, गार्डन चाइल्ड साहब, आपने मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता की समानताएं तो देख ली, असमानताएं कौन देखेगा?
अंतर कौन देखेगा, दोनों में भेद कौन देखेगा, वो भी तो देखो यार, अरे वो भी तो देखो। समझ में आ रही बात आपको? अगर कोई किसी से सीखता है तो समानता तो रहती है, परंतु फिर ये देखना पड़ेगा कि अंतर ज्यादा है कि समानता ज्यादा है। तो ध्यान रखना, दोनों में अंतर ज्यादा है समानताओं की बजाय।